स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाईक्वेस्ट। कल हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था चैप्टर 6, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको लिखना कैसे है एग्ज़ाम में वो आप मेरे नोट्स से अच्छे से समझ सकते हो। स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से इनको रिवाइज कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। अदरवाइज़ आप ऐसे भी रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होती है? सबसे पहले द स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर जो लाइफ फॉर्म्स हैं उनकी स्टडी को क्या कहते हैं? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर धीरे धीरे मॉडिफिकेशन हुई और सिंपलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गई। लेकिन ये प्रोसेस है ग्रेजुअल प्रोसेस, इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे और इसकी वजह से क्या हुआ? इवोल्यूशन आया। इवोल्यूशन का मतलब ही क्या होता है? नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होते रहना। ठीक है, उसके अंदर नए कैरेक्टर्स आते रहना। इसके बाद पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स कैसे बना? यूनिवर्स अप्रोक्सीमेटली 20 बिलियन ईयर्स अगो बना था। इसके अंदर क्या है? ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज प्रेजेंट है, जिसकी वजह से यूनिवर्स बना। एक यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं, जिसमें से हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, इन हिंदी से आकाशगंगा। ठीक है, अब गैलेक्सीज जो हैं उनके अंदर बहुत सारे स्टार्स होते हैं, क्लाउड होते हैं और गैस एंड डस्ट होती है। ठीक है, इसके बाद जो साइंटिफिक थ्योरी दी गई थी, जिसे हम आज बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं, इसमें क्या बोला गया था? बहुत बड़ा एक एक्सप्लोजन हुआ जिसकी वजह से यूनिवर्स बना। लेटर ऑन क्या हुआ? जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हुआ, उसका टेम्परेचर कम होता गया फिर। ठीक है, और मटेरियल्स क्या हो गए? कंडेंस हो गए ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, इसी की वजह से प्रेजेंट डे गैलेक्सीज बनी है। ठीक है, लेटर ऑन ये सेम बात है बिग बैंग थ्योरी में, ये सारी चीज़ें आप एक बार रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, इस वजह से बनेगी, सेम बात है ऊपर वाली, इसलिए मैं इसको अगेन एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अब आगे चलते हैं, ओरिजिन ऑफ अर्थ। अब अर्थ कैसे बनी? जो हमारी गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बनी। ठीक है, यहाँ पे कोई क्या था? पहले ये जो गैलेक्सी बनी थी इसके पास कोई टेम्परेचर नहीं था, कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, सॉरी टेम्परेचर था, एटमॉस्फेयर नहीं था। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट थी? वाटर वेपर्स प्रेजेंट थे, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट थे, जो कि मोल्टन मास था, उसकी वजह से बनी थी। ठीक है, अब इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, VACM या फिर VCAM, इसका आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, V से वेपर्स हैं, वाटर वेपर्स हमारे, A से अमोनिया, C से CO2 और M से मीथेन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अर्ली एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थी, लेकिन ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। ठीक है, इसके बाद सन से जो UV रेज आई उसकी वजह से वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर स्प्लिट हुआ, या फिर लाइटर हाइड्रोजन गैस में बनी इससे। ठीक है, इसके बाद जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने फर्दर रिएक्शन करी अमोनिया, मीथेन, इन सब के साथ वाटर, CO2 या अदर चीज़ों को बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर बनी, और ओजोन लेयर जैसे जैसे कूल होती गई, वाटर वेपर आए, रेन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई, रेनिंग होनी स्टार्ट हो गई टू फिल ऑल द डिप्रेशंस फ्रॉम फॉर्म ओशंस। इसमें क्या चीज़ बताई गई है? जैसे अर्थ बनी, अर्थ के ऊपर कुछ कुछ जगह गड्ढे प्रेजेंट थे और वो गड्ढे इतने बड़े थे जिन्हें आज हम ओशंस के रूप में देखते हैं। ठीक है, बस यही चीज़ है, डिप्रेशंस, गड्ढे बने, रेन हुई बहुत ज़्यादा, जैसे जैसे टेम्परेचर कूल होता गया और उससे हमारे ओशंस आज के फॉर्म में, जो आज के टाइम में हम जो देखते हैं वो ओशंस बन गए। ठीक है, इसके बाद थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, अर्थ के ऊपर जो लाइफ अपीयर हुई थी जनरली 500 मिलियन ईयर अगो हुई थी फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ की फॉर्मेशन के 500 मिलियन ईयर्स बाद लाइफ अपीयर हुई थी अर्थ के ऊपर। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अगर हमें ईयर्स में याद रखना है तो हम कैसे याद रखेंगे? लाइफ जो हमारी अपीयर हुई थी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हुई थी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट थिंग। इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए आगे, उन्होंने अपने अपने अलग अलग व्यूज़ दिए ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में, तो एक एक करके उन सबको हम रीड आउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो थ्योरी दी गई थी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इसके अंदर क्या बोला गया था कि गॉड ने लाइफ को क्रिएट किया अपनी डिवाइन आर्ट से। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? जो लाइफ हुई थी, लाइफ एज सच जैसी अब है, कोई एवोल्यूशन नहीं हुआ, कोई चेंजेस नहीं आए, इन्होंने ये बात बोली। ठीक है, तो इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया, नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, इसके बाद थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया दी गई। ठीक है, पेंसपर्मिया या कोस्मोजोइक थ्योरी भी इसे बोलते हैं। इसमें क्या बोला? जो ग्रीक थिंकर्स थे उन्होंने बताया कि जो स्पोर्स थे या पेंसपर्मिया थी, ये कहाँ से आए?
ये ओरिजिन ऑफ लाइफ है और ये आउटर स्पेस से कहीं से आए और उससे लाइफ फॉर्म डेवलप हो गई, लेकिन इसका भी कोई प्रूफ नहीं मिला, तो इसको भी वेल एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है, इसके बाद थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन यानी कि जो लाइफ है वो डेड और डिकेइंग मैटर से है, इन्होंने ये बात बोली। ठीक है, लेकिन लुइस पास्चर आए, उन्होंने क्या किया, इस थ्योरी को डिसमिस कर दिया और उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, स्फोननेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। यानी कि जो उनका जो फ्लास्क था उनकी नेक कुछ ऐसी दिखाई दे रही थी। ठीक है, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। लाइक उन्होंने ऐसा एक फ्लास्क लिया और इस फ्लास्क की जो नेक थी उन्होंने उस नेक को ऐसे कर दिया। ठीक है, इस टाइप का फ्लास्क लिया था, उससे उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ताकि एयर का एक्सपोजर थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, फिर इन्होंने इस थ्योरी को क्या कर दिया, डिसप्रूव कर दिया, डिसमिस कर दिया। थोड़ा आगे रीड कर लेते हैं हम। आगे है हमारी थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। ये जो थ्योरी दी थी ओपरेन और हेल्डन थ्योरी दी थी और आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी यही है हमारी। ठीक है, लेकिन इन्होंने सिर्फ थ्योरी दी, इन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिया था इस थ्योरी के बारे में, लेकिन बात इनकी सारी सही थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक आरएनए, प्रोटीन और भी बहुत सारी चीज़ें उनसे मिलकर बनी है, इन्होंने ये बात बोली। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला कि अर्थ की जो केमिकल इवोल्यूशन के उस टाइम पे जो कंडीशंस थी, हाई टेम्परेचर, वोल्केनिक स्टॉर्म्स हो रहे थे, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, तो ये वाला जो एटमॉस्फेयर था ये लाइफ के ओरिजिनेशन के लिए फेवरेबल था, इन्होंने ये बात बोली। ठीक है, अब इन्होंने तो थ्योरी दे दी, लेकिन बिना प्रूफ के बात मानी कैसे जाए। ठीक है, तो इसके बाद आए हमारे यूरे एंड मिलर। इन्होंने 1953 में एक एक्सपेरिमेंट किया, पूरा नाम आपको पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, बाकी आपको पूरा नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट करके आप याद कर सकते हो जनरली। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि जो एटमॉस्फेयर उस टाइम पे था अर्थ का, हम वही एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं बढ़िया, और उससे एक्सप्लेन करेंगे कि ये थ्योरी सच है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, एक क्लोज्ड फ्लास्क लिया, एक क्लोज सिस्टम बनाया, उसके अंदर सेम उन्होंने क्या किया, मीथेन दिया, हाइड्रोजन गैस दे दी, अमोनिया, वाटर वेपर्स और 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, जो उस टाइम का रिड्यूसिंग टेम्परेचर था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर था, वो दे दिया इन्होंने। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज दे दिए, क्योंकि स्टॉर्म्स वगैरह हो रहे थे उस टाइम पे, वो सारी कंडीशन इन्होंने डेवलप कर दी और प्रिमिटिव अर्थ का एटमॉस्फेयर बना दिया इन्होंने। फिर इसके बाद थोड़ा सा उनका देख लेते हैं कि हमने एक्सपेरिमेंट कैसे उन्होंने परफॉर्म किया था। ठीक है, तो आप ये वाला डायग्राम एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये वाला आप एग्ज़ाम में बना के आ सकते हो अगर ये एक्सपेरिमेंट आपके पेपर में आता है तो। इन्होंने क्या किया, देखो वैक्यूम पंप लगाया, इलेक्ट्रोड्स लिए यानी इलेक्ट्रिक करंट दिया, यहाँ पे स्पार्क डिस्चार्ज चैम्बर बना दिया एक, और इसी चैम्बर के अंदर इन्होंने गैसेस डाल दी सारी। ठीक है, वाटर डाल दिया, इसके बाद एक वाटर आउट और वाटर इनका एक इनलेट एक आउटलेट बना दिया, यहाँ पे लगा दिया कंडेंसर जिससे कंडेंस हो जाए चीज़ें। ठीक है, इसके बाद इन्होंने वाटर लिया जिसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले हुए थे, यहाँ पे बॉइलिंग वाटर लिया इन्होंने ताकि टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके, और टेम्परेचर इन्होंने कितना लिया था, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया था। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे एक वीक के बाद ऑब्जर्वेशन क्या हुई, ऑब्जर्वेशन ये हुई कि यहाँ पे रेड सूप बना। ठीक है, और इसी रेड सूप की वजह से क्या हुआ, लाइफ ओरिजिनेट हुई, यही इनका एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं हम कंक्लूजन्स क्या क्या निकले वो और देखते हैं। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि बहुत सारे अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बन गए, और अमीनो एसिड से क्या बनते हैं, हमारे नाइट्रोजनस बेसिस बनते हैं, पिगमेंट, फैट, ये सारी चीज़ें उनको एक इस रेड सूप के अंदर मिली। ठीक है, तो इन्होंने ये आइडिया लगाया, इन्होंने ये प्रूफ दिया कि क्या बन सकता है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही बनती है वैसे लाइफ, लेकिन उसके लिए उस टाइम का रिड्यूसिंग टेम्परेचर था वो सबसे बड़ा कारण रहा। इसके बाद इन कंक्लूजन के कुछ पॉइंट पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या था, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दे दिया, ओपरेन हेल्डन ने जो बात बोली इन्होंने प्रूव कर दी। फर्स्ट पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट ये है कि इन्होंने बताया कि जो फर्स्ट नॉन सेलुलर बायोमोलिक्यूल्स हैं वो आए
वो एग्जिस्ट कर रहे थे, उसी की वजह से डीएनए, आरएनए, पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन सारी चीज़ें बनी और इवेंचुअली सेलुलर लाइफ का क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ। इन्होंने ये बात बोली। इसके बाद थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल। ठीक है, पहली नॉन सेलुलर लाइफ बनी, उसके बाद सेलुलर लाइफ बनी थी। ठीक है, तो जो नॉन सेलुलर लाइफ थी इसमें कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने थे और इनका ओरिजिनेशन हुआ था 3 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, तो जो नॉन सेलुलर लाइफ है वो 3 बिलियन ईयर्स अगो ओरिजिनेट हुई थी और इसके अंदर जियांट मॉलिक्यूल्स लाइक आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, ये सारी चीज़ें थी और ये खुद को रिप्रोड्यूस कर सकते थे अगेन एंड अगेन। ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो फर्स्ट सेलुलर लाइफ थी वो अप्रोक्सीमेटली 3.5 बिलियन ईयर अगो ओरिजिनेट हुई थी और इसके अंदर जनरली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे और इनका जो ओरिजिनेशन है वो कहाँ से हुआ था, एक्वेटिक, यानी कि वाटर के अंदर लाइफ ओरिजिनेट की थी। ठीक है, इसके बाद आप एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, जो पहले थी नॉन सेलुलर लाइफ बनी, नॉन सेलुलर से सेलुलर। ठीक है, नॉन सेलुलर में क्या, जैसे कोई आरएनए, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजनस बेसिस, ये सारी चीज़ें नॉन सेलुलर के अंदर आई आपकी। इसके बाद हमारी सेलुलर। ठीक है, सेलुलर यानी कि उसके अराउंड, इन सारी चीज़ों के अराउंड एक मेम्ब्रेन आ गई, सेल बन गई। ठीक है, तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके बाद और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म भी फर्दर लेटर ऑन बने। ठीक है, और जो एक ऑर्गेनिज्म है आपकी बुक में भी दिया हुआ है, लूका। लूका का मतलब है लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर मतलब ऐसा कॉमन एंसेस्टर रहा था जिससे आने वाली सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए थे, ये इनका कॉमन डिसेंडर था। ठीक है, इनका एंसेस्टर रहा। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी कंप्लीट, और कल हम बात करेंगे एवोल्यूशन के कुछ एविडेंसेस के बारे में, फॉसिल्स के बारे में, इनके बारे में बात करेंगे। प्लस में हम बात करेंगे एनालॉगस होमोलॉगस ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है, तो ये हम पार्ट 3 में बात करेंगे। ओके, बाय बाय, सी यू सून।